हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। हम विश्व एवं भारत का इतिहास कर रहे हैं और उसमें हमने पिछले वीडियो में मौर्य काल को पढ़ा, उत्तर मौर्य काल को पढ़ा और उसके बाद हमने कुछ वंशेस को डिस्कस करा। हमने डिस्कस करा सुंग वंश को, ठीक है, कुषाण वंश को, सातवाहन वंश को, पल्लव वंश को, फिर हमने कुमारगुप्त को डिस्कस करा। अब हम उसके आगे से वीडियो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हमने करों के प्रकार डिस्कस करे थे। तो देखिए, शक्तिशाली गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर शासन करने वाला ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त थे उनको बेसिकली जो पृथ्वी पर राज करते थे ना, वो भगवान के बराबर माना जाता था। उनकी कल्पना कुबेर, वरुण, इंद्र और यमराज जैसे देवताओं से की गई थी और गुप्त राजाओं ने अपने साम्राज्य के भीतर अनेक छोटे छोटे राजाओं पर शासन किया था। साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था और राजस्व आदि की नीति बहुत सुदृढ़ थी। गुप्त काल में राजकीय आय के प्रमुख स्रोत कर थे। कर कौन से? टैक्स, ठीक है। देखिए, भाग, यह कर के प्रकार हैं, ठीक है। भाग एक प्रकार का कर है, एक प्रकार का टैक्स है, ठीक है। तो देखिए, यह कर राजा को भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाले भाग का छठा हिस्सा था। मतलब भूमि के से उत्पादन, जो भी खेती होगी, जो भी प्राप्त होगा, उसका छठा हिस्सा राजा को दिया जाएगा, ठीक है। भोग, ये कौन सा कर है? देखिए, संभवतः राजा को हर दिन फल फूल एवं सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर। मतलब हमेशा खुश होकर राजा को, कभी किसान उनके लिए कुछ ले जाता था, कभी कोई उनके दरबार में कोई पधार रहा है तो उनके लिए कुछ ले जाता था। तो जो फल सब्जियां थी जो डेली बेसिस पे दी जा जो डेली बेसिस पे दी जाती थी, उनको बोलते हैं फल फूल एवं सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर, ठीक है। नेक्स्ट, पढ़ने कर। पढ़ने कर कौन सा कर होता है? देखिए, गुप्त काल में यह ग्रामवासियों पर लगाया गया था। तो पढ़ने कर किन पे लगाया गया था? ग्रामवासियों पर, ठीक है। और अनिवार्य और स्वेच्छा चंदा था, ये कंपलसरी था, ठीक है। भूमिकर भोग का उल्लेख मनुस्मृति में भी हुआ है। तो जो भूमिकर है उसका उल्लेख, भूमिकर भोग का उल्लेख मनुस्मृति में भी हुआ है। इसी प्रकार भेंट नामक कर का उल्लेख हर्षचरित में आया है। भेंट नामक कर का उल्लेख हर्षचरित में आया है, ठीक है। फिर ऊपरी कर एवं उद्र्गन कर, यह एक प्रकार का भूमि कर होता था। जो ऊपरी कर और उद्र्गन कर, यह एक प्रकार का भूमि कर होता है, ये जमीन पे लगाया जाता था। भूमि कर की अदायगी दोनों ही रूपों में हिरण्य मतलब नगद या में यानी अन्न में किया जा सकता है। या फिर देखो, या तो नगद उनको दिया जाता था या फिर अन्न के रूप में वो कर चुकाया जाता था। किंतु छठी शताब्दी के बाद किसानों को भूमि कर की अदायगी अन्न के रूप में करने के लिए बाध्य होना पड़ा और भूमि के जो स्वामी कृषकों और उनकी स्त्रियों से बेकार या विशिष्ट लिया करता था। गुप्त अभिलेखों में भूमिकर को उदंग्र या भागकर कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में इसका राजा की वृत्ति के रूप में उल्लेख किया गया है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है गुफाएं। तो देखिए, गुफा एक को एलिफेंटा की ग्रेट केव भी कहा जाता है, ठीक है, जो स्थल की सबसे भव्य और धीरे धीरे विकसित ब्राह्मणिक रॉक कट वास्तुकला को दर्शाता है। तो अगर आपसे पूछे एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है, तो आप क्या आंसर करोगे? एलिफेंटा, अजंता, एलोरा, ये सारी गुफाएं हैं कहाँ? ये आज के महाराष्ट्र में, ठीक है। स्थल की हिंदू गुफाएं भगवान शिव को समर्पित थी, ठीक है, और ये गुफाएं किसको थी? शिव को समर्पित थी। कार्ला की गुफाएं किसको है? देखिए, कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट कार्ले में स्थित है, ठीक है। यह चट्टान काटकर निर्मित प्राचीन बौद्ध मंदिर है। तो कार्ला गुफाएं एक तरह का बौद्ध मंदिर है जो प्राचीन एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। यहाँ पर एक भव्य चैत्यग्रह का 3 विहार है, ठीक है। यह चैत्यग्रह सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित दशा में है।
यह मुख्य द्वार से पीछे के द्वारा तक 124 फुट 3 इंच लंबा और 45 फुट 5 इंच चौड़ा तथा 46 फुट ऊंचा है। इसके सामने का भाग 2 मंजिला है। ठीक है, फिर बात करते हैं बादामी गुफाएं। देखिए, कर्नाटक के बगलकोट के ज़िले में ऊंची पहाड़ियों में स्थित बादामी गुफा का आकर्षण अद्भुत है। बादामी गुफा में निर्मित हिंदू और जैन धर्म के 4 मंदिर अपनी खूबसूरत नक्काशी, कृत्रिम झील, शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सो बादामी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और वहाँ पे किसके मंदिर हैं? हिंदू और जैन धर्म के 4 मंदिर हैं। और वो उनमें क्या यूनिक क्या है? उनकी नक्काशी, उनको बनाने का तरीका, वहाँ पे झील है और वहाँ की जो शिल्पकला है। ठीक है, वो बादामी गुफा में 2 मंदिर भगवान विष्णु, एक भगवान शिव को समर्पित है और चौथा जैन मंदिर को है। ठीक है, तो 4 मंदिरों में से 2 भगवान विष्णु के हैं, एक भगवान शिव का है और चौथा मंदिर किसका है? जैन मंदिर है। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाती हैं बाघ की गुफाएं। किसकी गुफाएं? बाघ की गुफाएं। मध्य प्रदेश में धार जिले में 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर और इंदौर और वडोदरा के बीच में बागेनी नदी के किनारे स्थित है। देखिए, बाघ गुफाओं की बात करें तो इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, यहाँ अनेक बौद्ध मठ और मंदिर देखे जा सकते हैं। इन गुफाओं में चैतन्य हॉल में स्तूप है और रहने की कठोरी भी बनी हुई है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। ठीक है, कुछ इतिहासकार इन्हें 4वीं और 5वीं सदी में निर्मित मानते हैं। अजंता गुफाओं की तर्ज पर ही बाघ गुफाएं बनी हुई हैं। इन गुफाओं की खोज 1818 में की गई थी। और उसके बाद बात करते हैं हम भर्तहरि की गुफा। क्या है भर्तहरि की गुफाएं? देखिए, यह गुफा उज्जैन के मुख्य नगर से थोड़ी दूरी पर शिप्रा नदी के तट पर, आपको पता होना चाहिए उज्जैन जो है शिप्रा नदी के तट के किनारे है और सुनसान क्षेत्र में स्थित है। ये गुफा कहाँ पे? उज्जैन में। ठीक है, शिप्रा नदी के तट पर। यह गुफा नाथ संप्रदाय के साधुओं से साधना का स्थल था। ठीक है, गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफ़ी छोटा है। गुफा में भर्तहरि की प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। देख रहे हो, एक भर्तहरि के सामने एक धुनी होती है जहाँ पे हमेशा कुछ जलाया जाता था। मतलब जैसे आग, जैसे मंडप में आग जलती रहती है वैसे धुनी में भी आग जलती रहती है। तो वहाँ की जो राख होती है वो हमेशा गर्म होती है। प्राचीन उज्जैन के उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। तो जो उज्जैन था पहले उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। उज्जैनी के परम प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य। तो उज्जैनी के राजा कौन हुए थे? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधवर्षण थे और उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी को पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तहरि। ठीक है, गंधवर्षण के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तहरि को प्राप्त हुआ क्योंकि भर्तहरि विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तहरि धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। प्रचलित कथा के अनुसार राजा भर्तहरि अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे और दिन जब राजा भर्तहरि को पता चला कि रानी पिंगला किसी और पर मोहित है तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए। ठीक है, देखिए, प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती के 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन हुए तथा एक कन्या भी जिसका नाम राजश्री था। ठीक है, तो 3 बच्चे हुए किसके? प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती के। राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखिरी शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ था और मालवा के शासक देवगुप्त ने वर्मा की हत्या कर दी और इसके बाद उन्होंने उनकी हत्या कर दी। राजश्री को बंदी बना लिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला परंतु उसके मित्र गोंड नरेश
संसाक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। संसाक शैव धर्म का अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। इसके बाद हम बात करें हर्षवर्धन की, तो देखिए हर्षवर्धन की हम बात करें तो 606 ईस्वी पूर्व में हर्षवर्धन थानेश्वर सिंहासन पर बैठा। किस पे? थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी के स्रोत क्या है? बाणभट्ट का हरिश्चरित, ठीक है, ह्वेन-सांग की यात्रा का विवरण और स्वयं हर्ष की रचनाएं। इनसे हमें किसके बारे में पता चलता है? हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य था। क्या था? शिलादित्य। हर्ष ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत को कहाँ भेजा? चीन में। तथा 643 ईस्वी में और 646 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने 646 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। तो कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? हर्षवर्धन द्वारा। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए और हर्षवर्धन ने शिव का भी उपासक था। वह सैनिक अभियान पर निकलने से पूर्व रुद्र शिव की आराधना किया करते थे। हर्षवर्धन साहित्यकार भी थे। उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद 3 ग्रंथों की रचना की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ग्रंथों की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि जो बाणभट्ट थे वो कौन से राजा के दरबारी कवि थे? तो बेसिकली ये थे हर्षवर्धन की, ठीक है। उसने हर्षचरित्र, कादम्बरी, सुकनापदेश, देखिए हर्षचरित्र, कादम्बरी, सुकना सोपदेश आदि कृतियों की रचना की। ताम्रलिप्त, संप्रग्राम, देपल और भड़ोच इस काल के प्रमुख बंदरगाह थे। इस काल में वस्त्र उद्योग उत्कृष्ट था। पौधों के रेशों से बना कपड़ा दुकुल कहलाता था, ठीक है। जो पौधों के रेशे होते थे उनसे जो कपड़ा बनता था उसको दुकुल कहते थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में रेशम से बने अनेक प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया, जैसे नाल, तुंज, असुंक और चीनासुंक। इस काल में सिक्कों का उपयोग कम हो गया था और सिक्कों का उपयोग कम होने से व्यापार पे फर्क पड़ा और रेशम का व्यापार बंद हो गया। साधारण लेन देन स्थानीय व्यापार और माध्यम से होता था, कौड़ियों के माध्यम से, ठीक है। मंदिरों को दान में दी गई भूमि देवदेह कहा जाता था। जो मंदिरों को, जैसे आज भी कल भी कई लोग दे देते हैं अपनी भूमि को कि इस ज़मीन पर मंदिर ही बनेगा, तो ब्राह्मणों ने मूल कर्म और जाति स्वर को छोड़कर क्षत्रियों के कार्यों को अपना लिया था। ब्रह्म क्षत्रिय कहलाते थे। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि दान अग्रहार कहलाता था। इस पर उन्हें कर नहीं देना पड़ता था। विषयपति जिले का अधिकारी होता था। भुक्ति का प्रदान उपरिक होता था। बड़ोज में बने हुए वस्त्र को वरोज कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अराजकता की स्थिति बनाई हुई थी। ऐसी स्थिति में हर्ष के शासन ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान करी। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सियुका है। उसने नालंदा विश्वविद्यालय का भी दौरा किया। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य के कई प्रांतों में बांटा। उनको भुक्ति कहा जाता था। भुक्तियाँ पुण्य जिलों में बटे हुए थे। विषय पुण्य तहसील या पाठक में बटे हुए थे। तहसील पाठक पुण्य गांव में बटे हुए थे। राष्ट्र, भुक्ति, विषय, पाठक और ग्राम, ये इनका पूरा ऑर्डर है, ठीक है। ये एक प्रॉपर ऑर्डर है इनका, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इस बारे में। नेक्स्ट, वाकाटक। आइए बात करते हैं वाकाटक के बारे में। क्या था वाकाटक? देखिए,
सातवाहन के पतन तथा चालुक्यों के उत्थान के मध्य वाकाटकों ने नर्मदा और कावेरी के मध्य शासन किया। मूल स्वरूप से वे बुंदेलखंडी थे। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति पर्वसेन पृथ्वीसेन समुद्रगुप्त का समकालीन था। इस वंश का अन्य शक्तिशाली शासन रुद्रसेन था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का दामाद था। वाकाटक शक्ति का नाश कलचूरी तथा कदम्ब वंश के शासकों द्वारा किया गया। ठीक है, देखिए आगे आता है महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन। महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम राजवंश का सर्वश्रेष्ठ सम्राट था। उसके समय पल्लव दक्षिणी भारत की प्रमुख शक्ति बन गए। ठीक है, उसने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के 3 आक्रमणों का विफल कर दिया। ठीक है, इन विजय से उत्साहित होकर उसने अपनी सैनिका चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजी, जिसने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने वातापिंकोड की उपाधि धारण की। युद्ध में पुलकेशिन की मृत्यु के कारण चालुक्य साम्राज्य अव्यवस्थित रहा। फलस्वरूप चालुक्य साम्राज्य के दक्षिण भाग पर पल्लवों का अधिकार बना रहा। उसका विरुद्ध महामल था। उसने महाबलीपुरम का गौरव बढ़ाया। यहाँ उसने एक ही प्रस्तर खंड से बने कुछ मंदिरों या रथों का निर्माण कराया। 640 ईस्वी में हेनसांग पल्लव साम्राज्य में आया था। उसने तोड़ मंडलम और कांची का वर्णन किया है। देखिए बहुत डिटेल में हो रहा है। वैसे एसएससी वगैरह में तो फैक्ट्स पूछे जाते हैं। देखिए ये डिटेल से ही फैक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो अब मुझे पता है आपको थोड़ा बोरिंगपन लग रहा होगा, बट जिस तरीके से हम रीडिंग कर रहे हैं उस हिसाब से आप सिर्फ नोट्स बनाते रहिए, आपको नहीं लगेगा बोरिंगपन। ठीक है, नरसिंह वर्मन के पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय का राज्यकाल 2 वर्ष 668 से 670 ईस्वी का ही था, जिसमें उसे चालुक्य विक्रमादित्य के हाथों पराजित होना पड़ा। पल्लव का स्थापत्य के लिए जाना जाता था। उनकी शैली का मामल्य शैली कहा जाता था। पल्लव की वास्तुकला के 4 प्रमुख कलाएं शैलियाँ थीं। कौन कौन सी? महेंद्र वर्मन शैली, मामल शैली, रान सिंह शैली और अपराजित शैली। महेंद्र वर्मन शैली का विकास 600 से 635 ईस्वी तक हुआ। इसके अंतर्गत महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन के स्तंभ युक्त मंडप थे। यह साधारण हॉल के समान है, जिनकी पीछे की दीवार में एक कोठरिया बनाई गई है। हॉल के प्रवेशों द्वारा स्तंभ पंक्तियों से बनाए गए हैं। यह वस्तुएं पहाड़ियों को काट काट कर बनाई गई थी। फिर बात करें मामल शैली की। देखिए बेसिकली तो ये सारी शैलियाँ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं हम इन सबको। तो इसका मामलपुरम इम्पोर्टेंट था। पहाड़ी के चट्टानों को गंगावतरण, शेषाई विष्णु, महिषासुर वध अवतार गोवर्धन धारण की दृश्य बढ़ती सजीवता और सुंदरता के साथ उत्कीर्ण किए गए थे। राज सिंह शैली, तो ये शोर मंदिर का उदाहरण है। बेसिकली ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, सिंह स्तंभ, मंडप और सुदर्शन ये नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अपराजित शैली, इस शैली का प्रमुख उदाहरण बाहुर का मंदिर है। इसके बाद वेगी के चालुक्य आते हैं। पूर्वी आंध्र प्रदेश संस्थापक कब्जा विष्णुवर्धन, ये भी नहीं है। राष्ट्रकूट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रकूटों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। ठीक है, जो पुलकेशिन द्वितीय का मंत्री था। इनकी आरंभिक राजधानी नासिक थी, जो बाद में मान्यखेत स्थानांतरित कर दी गई। यह वर्तमान में महाराष्ट्र के सोलापुर के निकट है। दंतीपुर ने चालुक्य नरेश कीर्ति वर्मन को पराजित किया। कृष्ण प्रथम दंतीदुर्ग का उत्तराधिकारी था। उसने द्रोणी शैली में एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर कृष्ण प्रथम का उत्तराधिकारी गोविंद हुआ। उसके बाद दुर्ग शासक बना, जिसने स्वयं को पोलो और प्रतिहारों के त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल किया और प्रतिहार राजा वत्सराज राजा धर्मपाल को हराया।
राष्ट्रवंश का अंतिम महाशासक कौन था? अमोघवर्ष। यह एक विद्वान शासक था जिसने कन्नड़ भाषा के कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। उसके बाद चोल वंश के संस्थापक विजयालय पल्लव अधीनता के उरेयूर प्रदेश के शासक था। विजयालय के पश्चात आदित्य प्रथम ने प्रांतक प्रथम ने क्रमश शासन किया और प्रांतक प्रथम ने पांड्यशील नरेशों को सम्मिलित शक्ति को पल्लवों व राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को भी पराजित कर दिया। चोल शक्तिवंश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक प्रांतक ही था। प्रांतक प्रथम के बाद 32 वर्षों में अनेक चोल राजाओं ने शासन किया। ठीक है, इसके बाद अलग अलग चोल राजा हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी एक बार ये पढ़ लेते हैं यहाँ से। कलिंग उड़ीसा, आज के उड़ीसा को पहले कलिंग कहा जाता था। ठीक है, इतना ही है। इसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राजवंश। देखिए यहाँ पे राजवंश है, यहाँ संस्थापक है, राजधानी क्या थी? ठीक है, तो देखिए हर्यक वंश बिंबिसार की स्थापना करी, राजधानी क्या थी? राजगिर। ठीक है, शिशुनाग वंश की शिशुनाग ने स्थापना करी, राजधानी पाटलिपुत्र थी। नंदवंश महापद्म नंद, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, शुंग वंश पुष्यमित्र ने स्थापना की, विदिशा। कणव वंश वसुदेव ने स्थापना की और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। सातवान वंश सिमुक इसके क्या थे? संस्थापक थे और प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। इच्छावुक वंश श्री शांतमूल और इसकी राजधानी की थी नागार्जुन कोंडा। कुषाण वंश कड़फिसिस और इसकी राजधानी थी पुरुषर। राष्ट्रकूट वंश दंतीदुर्ग इसकी राजधानी थी और मान्यखेत इसके संस्थापक दंतीदुर्ग थे और मान्यखेत इसकी राजधानी थी। पाल गोपाल इसके संस्थापक थे और मुंगेर इसकी राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र और कन्नौज इसकी राजधानी थी। गहड़वाल चंद्रदेव इसकी संस्थापक थे और कन्नौज इसकी राजधानी थी। चहमान वासुदेव इसके संस्थापक थे और अजमेर इसकी राजधानी थी। चंदेल नानुक, परमार उपेंद्र, सेलंकी मूलराज और कुलश्री कोकर। ठीक है, हमने मोस्टली एंशियंट को एक ओवरव्यू में कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे और कन्नौज के गढ़वाल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।